ठीक है, आपके मेजरमेंट्स पे है, अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम। ठीक है, एक सिलेंडर है जिसके ऊपर हेमिस्फेरिकल डोम है। द बेस ऑफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर is one half of the height of the cylindrical part. Find the total height of the room if it contains this meter cubic of air. इतना मीटर क्यूबिक ऑफ एयर मतलब इसका वॉल्यूम हो गया ये। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है भाई साहब, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो यहाँ पे भाई साहब कैसा है, देखो ऐसा है, दिस इज बेसिकली अ रूम, ये ऐसा रूम है और इसके ऊपर भाई साहब हेमिस्फेरिकल डोम। ठीक है, क्लियर है? A room is in the form of a cylinder surrounded by a hemispherical dome. The base radius of the hemisphere is one half of the height of the cylindrical part. तो ये जो R है, ये भाई साहब क्या है, देखो H का, R is equal to half of H। समझ में आ रहा है भाई साहब? Base of the cylindrical dome is one half of the height of the cylindrical part। ठीक है, हाइट का आधा है, जो रेडियस है वो हाइट का आधा है। ठीक है, find the total height of the room if it contains this much cubic of air, take pi is equal to 22/7। तो आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बोलो? वॉल्यूम ऑफ द एयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है कि नहीं भाई साहब? हेमिस्फेरिकल पार्ट कितना हो जाएगा, पाई आर। हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा, बोलिए कितना होता है? पूरे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? कितना होता है? एक पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? क्या तुम लोग क्या तैयारी कर रहे हो भाई साहब? ज्योति, 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधे का कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। क्या ये समझ में आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? भाई ये सब एकदम फटाफट आना चाहिए। 2/3 पाई आर क्यूब, फॉर्मूला तो आपका फटाक से आना चाहिए ना, कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है। और भाई साहब यहाँ पे ये सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का भाई साहब आर बराबर है और आर की वैल्यू एच के टर्म्स में क्या है, इतना है, तो एच को अपन क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी हो गई, 2r, तो ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया पाई आर क्यूब को हमने लिया, ये हो गया 2/3 प्लस 2, सो दैट विल बी हाउ मच, पाई आर क्यूब, इधर हो गया 3, 2 प्लस 3 2 जा 6, तो ये हो गया 8/3 पाई आर क्यूब। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? 8/3 पाई आर क्यूब, इज दिस अंडरस्टूड? ठीक है, ये हो गया आपका टोटल वॉल्यूम। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये किसके बराबर होगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है भाई साहब? तो यहाँ पे हो गया आपका 8/3 इंटू 22/7 इंटू आर का क्यूब विल बी इक्वल टू 1408/21। 7 3 21, ये 3 और 3 भाई साहब कैंसिल हो गया, आपका आर क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1408/8 इंटू 22। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2 4 8, 2 7 14, 0 2 4 8। ठीक है, 2 2 4, 2 35 70, 2 2 4, 2 17 34, 5 से 4 2 6 12, 22 8 ठीक है, तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 8। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 8, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 2⁻3, दैट इज 2। ठीक है, क्लियर है? तो आपका भाई साहब फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम। हाइट ऑफ द रूम कितना हो जाएगा, हाइट इज इक्वल टू 2r, दैट इज 2 into 4, दैट इज 8। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? हाइट ऑफ द रूम विल बी 8। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, हैं जी 2, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, 8 कैसे होगा, 2 into r ना, तो 2 into 2, यस 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द रूम विल बी 4 मीटर। ठीक है, 4 लिखा है यहाँ पे, तो 6 क्यों लिख दिया भाई साहब, 4 मीटर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? चलिए दूसरा वाला सवाल करना है फटाफट, और वाला क्या दिया हुआ यहाँ पे, एन एम्प्टी कोर इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये वाला भाई साहब आपका रेडियस कितने का है, 3 सेंटीमीटर का, एंड हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर। हाइट कितना है भाई साहब आपका, 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, हाइट इज 12 सेंटीमीटर। आइसक्रीम इज फिल्ड इन इट सो दैट द लोअर पार्ट ऑफ द कोन which is 1/6 of the volume of the cone is unfilled but hemisphere is formed on the top। ठीक है,
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। आइसक्रीम इज फिल्ड, ठीक है, इसमें आइसक्रीम फिल किया गया है, is so that the lower part of the cone which is 1/6 of the volume of the cone, lower part आप देखोगे जब भी कोन में ना, क्या भाई साहब ये क्या है, हाँ फिल्म्स के बहाने भाई साहब कुछ और ही हो रहा है, हाँ तो इसका मतलब तुम्हारे जितने भी बहाने हैं फिल्म्स के इसलिए हम एब्सेंट है तो फेक है वो, हाँ मम्मी को फोन किया तो तुम बराबर आ गया ना, वरना तो तुम घूम रहे हो, मैं उसके लिए टाइम कैसे मिल रहा है, 2 मिनट का काम था, उसके लिए बराबर टाइम निकल रहा है। लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो ये लोअर पार्ट ऑफ द कोन में आइसक्रीम नहीं है, ठीक है, विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है। अभी आपको हर रोज आना पड़ेगा यहाँ पे, वरना हर रोज मैं आपकी मम्मी को कॉल करूंगा, प्रीलिम्स होने दो कुछ भी होने दो। एन एम्प्टी कोन इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। आपके साथ अंडरस्टैंडिंग वाले पब्लिक आप नहीं है, आप जो अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, ये अंडरस्टैंडिंग वाले पब्लिक आप नहीं है। अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो वो आप करते नहीं है, उसके बहाने पे कुछ और करते हैं। ये आपका एक एम्प्टी कोन है, रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इसका हाइट 12 सेंटीमीटर है। आइसक्रीम इज फिल्ड इन इट so that the lower part of the cone which is 1/6 of the volume of the cone is unfilled but hemisphere is formed at the top, find the volume of ice cream। तो आपको वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितना हो जाएगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा भाई साहब, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अभी अभी हमने किया 4/3 पाई आर क्यूब है भाई साहब, स्फीयर का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है भाई साहब, क्लियर, ओके। अभी मुझे बताओ ये वाला पार्ट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पूरे कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ एंटायर कोन, वॉल्यूम ऑफ एंटायर कोन ये भाई साहब कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी इसका भाई साहब 1/6 आइसक्रीम है, ठीक है, 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड, इतना अनफिल्ड है, तो अनफिल्ड पोर्शन कितना हो जाएगा, अनफिल्ड वॉल्यूम, बोलिए भाई साहब कितना हो जाएगा अनफिल्ड वॉल्यूम, दिस विल बी 1/6 ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये कितना हो जाएगा 1/18 पाई आर स्क्वायर एच। क्या ये समझ में आ रहा है, इतना आपका, तो कितना भरा है ये ऐसे ऐसे कर लो भाई साहब, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपको भाई साहब फिल्ड वॉल्यूम कितना होगा, अगर अनफिल्ड वॉल्यूम आपका 1/6 है तो फिल्ड वॉल्यूम कितना होगा सक्षम, नहीं नहीं, मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूं, अनफिल्ड वॉल्यूम मेरा 1/6 है तो फिल्ड वॉल्यूम कितना होगा 1/6 माइनस 1 की 1 माइनस 1/6, 1 - 1/6 तो 5/6 आपका फील्ड वॉल्यूम हो जाएगा ना। अरे भाई साहब देखो अगर कोई सिस्टम है, इसमें मतलब मैं बोल रहा हूं कि कोई एक चीज है, इसका 1/6 अनफिल्ड है तो इसका मतलब ये 5/6 फिल्ड होगा ना, ठीक है। तो आपका फील्ड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, फील्ड वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 5/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5/6 वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 5/6 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है भाई साहब, ओके। तो ये फील्ड वॉल्यूम हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब हो गया इसका वॉल्यूम, प्लस 5/6 पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम। अभी हम यहाँ में से भाई साहब कितना निकाल सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर को हमने कॉमन निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका भाई साहब 2/3, ठीक है, और ये हो गया आर, प्लस यहाँ पे कितना है बोलो 5/2, 5/2 एच। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, भाई देखो इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन निकाला 1/3 को कॉमन निकाला और पाई आर स्क्वायर को, तो अंदर कितना बचेगा 2/3 आर 5/2 एच, ठीक है। हाँ 1/3, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1/3 होगा, 1/3 तो कितना हो गया भाई साहब तुम्हारा यहाँ पे, ये हो जाएगा 5/18 ना, यस करेक्ट, तो ये हो गया तुम्हारा 5/18, ठीक है। अभी इसमें से तुमको 5/18 अगर तुम ऐड कर रहे हो यहाँ पे, तो दिस विल बी 5/18, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे हो गया आपका 3, ये आपका बाहर आया, ठीक है। ये हो गया 2r, है ना, 2r प्लस 5/6, 5/6h, 5/6h, ठीक है, क्लियर है, पाई आर स्क्वायर बाई 3 2r प्लस 5/6h।
चलिए इसको करना है भाई साहब आपको। पाई मतलब हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 3 × 3 अपॉन भाई साहब 3, 2r, 2 × r, 2 × r मतलब 2 × 3 प्लस 5/6, 5/6 इंटू एच। एच की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, 12। ठीक है, क्लियर है, ये कैंसिल, 2 3 × 6, 2 3 × 6, 66/7, 2 3 × 6 प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 6 2 12, 5 2 हो गया 10। ठीक है, तो 66/7, अरे यहाँ पे 20, यहाँ पे 3.14 लेना है। चलिए भाई साहब इसको अपने को लेना है 3.14, 22/7 ना लेकर इसको लेना है भाई साहब 3.14। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब हो गया 3.14 इंटू 3, और इधर कितना हो गया भाई साहब आपका 6 प्लस 5 2 10, 4 3 12, 3 3 9 1 10, 3 3 9 1 10 इंटू 16, इसको करना है भाई साहब। ठीक है, दिस वुड बी द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, दिस वाज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। ठीक है, चलिए भाई साहब, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct points, prove that the other two sides are divided in the same ratio। कौन सा थ्योरम है ये, बीपीटी थ्योरम है। चलिए प्रूव करना है भाई साहब, फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। अमित और तिवारी सवाल करेंगे। हो गया, डन डन डन। जब भी आपको प्रूव करने को दिया जाए तब सब कुछ, तुम भाई साहब, ओ वाह, जब भी आपको प्रूव करने दिया जाए तब आपको डायग्राम ड्रॉ करने से लेकर गिवन तक सब कुछ लिखना पड़ेगा, है ना। ओके, सो यहाँ पे ये लेट से एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी। ठीक है, और लेट से आपने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है, बीपीटी थ्योरम प्रूव करना है आपको, तो लेट से ये हो गया आपका एक्स और वाई। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन ट्राइंगल ए पी सी। ठीक है, और भाई साहब क्या दिया हुआ है, गिवन एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, टू प्रूव की जगह पे क्या लिखोगे भाई साहब, टू प्रूव, टू प्रूव दैट भाई साहब ए एक्स बाई एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बाई वाई सी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है भाई साहब। द लाइन, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, then prove that the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अभी भाई साहब प्रूफ, तो इसके पहले अपन करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे भाई साहब, इसको अपन कर देंगे एक्सटेंड। ठीक है, और इसके पैरेलल, ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है, एक्सटेंड एक्स वाई, तो इसको भाई साहब एक्सटेंड एक्स वाई and draw a line parallel to BA from C। ठीक है, इसके पैरेलल भाई साहब, so that lines both lines intersect at Z,
ठीक है, तो यहाँ पे Z पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने इस वाले लाइन को ड्रॉ कर दिया आगे, और यहाँ C से हमने BA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई साहब? Z पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। अब हम कौन से दो ट्राइंगल ले लेंगे? ये दोनों ट्राइंगल्स ले लेंगे। विल टेक दीज टू ट्राइंगल्स। ठीक है, बोलिए भाई साहब क्या क्या कॉमन हो जाएगा इन दोनों ट्राइंगल्स में? तो अभी प्रूफ में हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स भाई साहब? AYX, AYX एंड CYZ एंड CYZ, AYX एंड CYZ भाई साहब क्या क्या बराबर हो जाएगा? अभी क्या क्या बराबर हो जाएगा? जल्दी बता फटाफट। हाँ तिवारी, बोल जल्दी। सक्षम, AYX एंड CYZ, मैंने बिल्कुल प्रॉपर आपका प्रोपोर्शन लिया हुआ है, जिस प्रोपोर्शन में होना चाहिए। संजम, एंगल एक्स से वाई मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर? वाई सी जेड। क्यों? तो ये जेड बन रहा है ना, देखो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल एक्स ए वाई, एंगल एक्स ए वाई इज इक्वल टू एंगल वाई सी जेड। समझ में आता है भाई साहब? ओके, और बोलो भाई साहब, जल्दी से बोलो, और क्या बराबर होगा? और कौन सा एंगल बराबर होगा? बी वाई और सी वाई। ए वाई और सी वाई क्यों बराबर होगा? ए वाई और सी वाई बराबर है, ये आपको प्रूव नहीं करना है, और ये है भी नहीं। ऐसा मत समझो कि मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट थ्योरम है, ये बीपीटी थ्योरम है। ये कहीं से भी, यहां से भी अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो भी ये प्रूव होगा। तो इट इज नॉट दैट ए वाई इज इक्वल टू वाई सी। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज विद मिड पॉइंट थ्योरम एंड बीपीटी, दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स। मिड पॉइंट थ्योरम इज लाइन जॉइनिंग, जो आपने 9th में पढ़ा था, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। BPT is not midpoint theorem. A line drawn from one side of a triangle which is parallel to the other sides bisect the third side in the same ratio. ये है BPT। ठीक है, BPT मतलब ये लाइन जो पैरेलल ड्रॉ किया है आपने एक साइड के, ये इस साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में इस साइड को डिवाइड कर रहा है। या ये वाला AY by YC will be equal to AX by XB. It doesn't mean that AY will be equal to YC. नहीं, इसको प्रूव करने की कोशिश भी ना करें। आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूव कर सकते आप। सिमिलर है प्रूव करना है, मतलब एक और एंगल को आपको प्रूव करना है इक्वल ए टेस्ट से। भाई साहब ये वाला एंगल उठा लो और ये वाला एंगल उठा लो, ए टेस्ट से ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये भाई साहब क्या होंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, है ना। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? एंगल ए वाई एक्स, एंगल ए वाई एक्स, एंगल ए वाई एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड वाई सी, जेड वाई सी। क्या ये समझ में आ रहा है? इसका रीजन क्या है भाई साहब? इंटीरियर, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। और इसका रीजन क्या है भाई साहब? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भाई साहब। ठीक है, दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब कि एंगल ए, देयरफॉर ट्रायंगल ए वाई जेड इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी वाई जेड। ठीक है, ए वाई जेड और सी वाई जेड, इसको ठीक से समझना है। देखो हमने सीक्वेंस कैसे लिखा है, यहाँ पे हमने ए और सी को बराबर प्रूव कर दिया है, इक्वल। देखो यहाँ पे आपका क्या प्रूव हुआ है? ए और ये सी, है ना। तो अब जब आप सिमिलरिटी लिखेंगे तो ए और सी को प्रॉपर पोजिशनिंग करेंगे। ए को अगर आपने पहले लिखा है तो इधर सी को भी आपको पहले लिखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, जब भी आप सिमिलरिटी को लिखते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर तरीके से लिखें। तो यहाँ पे ए और सी बराबर है, और बोलो भाई साहब क्या बराबर है? ये वाई और ये वाई बराबर है कि नहीं? दिस वाई एंड दिस वाई आर इक्वल। ये हो गया आपका कैसे भाई साहब? दिस इज एज पर ए टेस्ट। और अगर ऐसा है तो अपन क्या बोल सकते हैं? ए वाई बाई सी वाई विल बी इक्वल टू वाई जेड बाई वाई जेड। ठीक है, नहीं यार, वाई एक्स, सॉरी वाई एक्स, ए वाई एक्स, आई एम सो सॉरी, ए वाई एक्स। तो ये हो गया आपका वाई एक्स बाई वाई जेड विल बी इक्वल टू, और बोलो क्या भाई साहब? एक्स बाई, सॉरी ए एक्स बाई सी जेड। ठीक है, ए एक्स बाई सी जेड। ठीक है, तो भाई साहब ये वाला हो गया आपका, देखो ए वाई बाई सी वाई
ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप, ए वाई बाई सी वाई, ए एक्स बाई सी जेड। ओके, चलिए अभी हम इसको उठाते हैं, देखो ठीक है, ए वाई बाई सी वाई इज इक्वल टू ये वाला, ये दोनों को उठाते हैं हम, ठीक है, ये हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, टेकिंग दिस ए वाई बाई सी वाई, ए वाई बाई सी वाई इज इक्वल टू ए एक्स बाई सी जेड, ठीक है, ए एक्स बाई सी जेड। अभी देखो ये आपका जो आपने ड्रॉ किया है, व्हाट इज दिस, इज इट अ पैरेललोग्राम, ठीक है, आप यहाँ पे वैसा बता दीजिए कि एक्स बी, पहली बात तो हम यहाँ पे बोलेंगे एक्स बी इज पैरेलल टू सी जेड, ठीक है, वाई बिकॉज आपका ए बी इज पैरेलल टू सी जेड बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और बोलो भाई साहब यहाँ पे एक्स वाई, एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी, एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी, वाई बिकॉज भाई साहब आपका एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल बी सी जेड एक्स, बी सी जेड एक्स इज अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या हो जाएगा बोलो, इफ ऑपोजिट साइड्स of a quadrilateral are parallel then it's a parallelogram। हाँ भाई साहब, ये होमवर्क किसी ने किया था क्या? नहीं, मैंने एक होमवर्क दिया था आपको, ज्योमेट्री के जितने भी थ्योरम्स हैं वो आप लिखिए, लिखा था किसी ने? अरे फुर्सत कहाँ है, लिखा था, दिखाइए, लाए, स्कूल की बुक में है, मेरे बोलने के बाद लिखा था, ये पहले से लिखा था, पहले से, और किसी ने नहीं? अरे फुर्सत कहाँ है भाई साहब, हम प्रीलिम्स दे रहे हैं भाई साहब। ओके, तो यहाँ पे किसी ने नहीं लिखा है ना भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली देन इट्स अ पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम अगर होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, बी एक्स की वैल्यू सी जेड के बराबर है कि नहीं, ये बी एक्स जो हो जाएगा, ये बी एक्स और ये सी जेड बराबर हो जाएगा, वाई ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अभी हम इसमें क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ए वाई बाई सी वाई इज इक्वल टू ए एक्स बाई, यहाँ पे सी जेड की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी एक्स, ठीक है, ए वाई बाई सी वाई इज इक्वल टू ए एक्स बाई बी एक्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया भाई साहब, दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव, ठीक है, बीपीटी थ्योरम इज प्रूव। तो बीपीटी थ्योरम में भाई साहब याद रखिए, यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव करना है, अगर आप ऐसी कोशिश भी कर रहे हैं तो वो गलत है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ये सिमिलैरिटी होगी, दीज टू ट्राइंगल्स हैव टू बी प्रूव्ड एज सिमिलर। तो तरीका क्या है, आप ये लाइन को एक्सटेंड करेंगे और इसके साथ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों को एक में मीट कराएंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को आप भाई साहब दो तरीके से ए टेस्ट से प्रूव कर सकते हैं, एक तो ये इंटीरियर ऑल्टर्नेट एंगल्स और ये वर्टिकली, दूसरा आप कौन सा ले सकते हैं, ये वाला एंगल ले सकते हैं इंटीरियर ऑल्टर्नेट एंगल्स, ये भी जेड बन रहा है और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो दोनों भी तरीके से आप भाई साहब ए टेस्ट से इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, एक बार आपने प्रूव कर दिया तो आप बोल सकते हैं भाई साहब ए बाई वाई वाई सी विल बी इक्वल टू ए एक्स बाई सी जेड। अगर ए वाई बाई वाई सी इज इक्वल टू ए एक्स बाई सी जेड, इस सी जेड को आप इसके साथ इक्वल प्रूव कर दो, कैसे, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करके, पैरेललोग्राम क्यों हो जाएगा, इफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज अ पैरेललोग्राम, और अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब भाई साहब ये सी जेड किसके बराबर हो जाएगा, बी एक्स के बराबर, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दैट इज हाउ वी विल बेसिकली, चलो भाई साहब इसको करना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 24 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्रीज।
हो गया? The angle of elevation of the top of a tower 24-meter high from the foot of another tower in the same plane is 60 degree. The angle of elevation of the top of a second tower from the foot of the first tower is 30 degrees. कुछ समझा है कि नहीं समझा था? अच्छा नहीं समझा है. Okay, angle of elevation of the top of a tower 24-meter high from the foot of another tower in the same plane is 60 degrees. ठीक है? Angle of elevation है top of the tower from foot of another tower. तो मतलब समझ लो ये सेम प्लेन पे दो टावर्स हैं. ठीक है? ये आपका भाई साहब हो गया सेम प्लेन. दिस इज बेसिकली द सेम प्लेन और इस पे दो टावर्स हैं. दिस इज वन टावर एंड दिस इज अनदर टावर. ठीक है? Angle of elevation of the top of a tower 24 meter high from the foot of another tower in the same plane is 60 degrees. तो ये हो गया भाई साहब आपका 60 डिग्रीज. ठीक है? ये हो गया आपका टावर ए बी और ये हो गया सी डी. ठीक है? ओके. The angle of elevation of the top of the second tower from the foot of the first tower is 30 degrees. मतलब ये सेकंड टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन भाई साहब कितना है? 30 डिग्रीज. ठीक है? फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड टावर इज 30. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है? ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया. दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन. ये होता है आपका 30 डिग्रीज. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये पहला टावर हो गया. इसके इसके फुट से इसका भाई साहब the angle of elevation of the top of a tower which is 24 meters high. So this tower is how high? This is 24 meters high. ये हो गया आपका 24 meters high. From the foot of another tower in the same plane is 60 degrees. The angle of elevation of the top of the second tower from the top of the first tower is 30 degrees. Find the distance between the two towers and the height of the other tower. तो आपको डिस्टेंस BC निकालना है और डिस्टेंस DC निकालना है. ठीक है? तो ये हो गया आपका फर्स्ट टावर. This is the first tower and this is basically the second tower. ये हो गया आपका second tower. ठीक है? ओके. और आपको यहाँ पे टू फाइंड क्या है? टू फाइंड डिस्टेंस BC, distance between the two towers and height of the second tower, that is DC. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? Are we clear on this? ओके. बताइए भाई साहब कैसे करेंगे इसको? BC को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC ले लो भाई साहब. इन ट्राइंगल ABC. ठीक है? ए बी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा? tan 60. ठीक है? तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज बी सी. ए बी यहाँ पे कितना है? 24 मीटर्स और ये हो गया आपका बी सी. tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3. ठीक है? so this will be √3. √3 is equal to 24 मीटर अपॉन BC. तो BC को अगर हमने इधर ले लिया दिस विल बी 24 मीटर अपॉन √3. ठीक है? तो ये हो जाएगा 24 और ये हो गया भाई साहब √3 इंटू √3. ये हो गया √3 मीटर. ठीक है? तो यहाँ पे हो गया आपका 24 √3 बाई 3. ठीक है? मीटर. 3 8 जा 24. तो ये हो गया आपका क्या? BC की वैल्यू हो गई 8 √3 मीटर्स. 8 √3 मीटर्स. ठीक है? ये हो गया डिस्टेंस. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? BC की वैल्यू कितनी हो गई? 8 √3 मीटर्स. नाउ व्हाट अबाउट DC? इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये आपका निकल आया पैसा कितना? हाउ मच इज दिस? दिस इज 8 √3 मीटर्स. ठीक है? BC की वैल्यू हो गई भाई साहब 8 √3 मीटर्स. अभी अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें कौन सा? BCD. ठीक है?
तो इन ट्राइंगल BCD, ठीक है, बताइए भाई साहब tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan 30 की वैल्यू हो जाएगी DC बाई BC, है कि नहीं? DC बाई BC, tan 30 मतलब कितना होता है? 1 बाई √3। DC की वैल्यू नहीं मालूम तो DC ही लिखेंगे। BC की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है कितनी? 8 √3। सो देयरफॉर DC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 √3 बाई √3। तो ये हो गया कितना आपका? 8 मीटर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स इज कितना हो गया भाई साहब आपका? 8 √3 मीटर्स एंड द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर इज 8 मीटर्स, ठीक है, क्लियर है? अभी ये जो 8 √3 है, मेरे हिसाब से इसको 8 √3 मत रहने दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको मैं बोल देता हूं, √2 की वैल्यू 1.41 ले सकते हैं और √3 की वैल्यू 1.73। ये दोनों को याद रखेंगे तो ही काफी है, ठीक है। 1.41 √2 की वैल्यू है और √3 की वैल्यू है 1.73। तो कर लो भाई साहब, इसको मल्टीप्लाई क्या ही हो जाएगा? 8 इंटू 1.73, तो ये हो गया आपका 3 8 24, 7 8 56, 57, 58, 8 1 8 प्लस 5 13, तो 13.84 मीटर्स। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम, ठीक है, ओके। और क्या था भाई साहब? फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर अटैच टू द टॉप्स ऑफ बोथ द टावर्स। ओके भाई साहब, यहाँ पे वायर भी अटैच कर दिया है। ओके, तो ये आपको कैलकुलेट करना है, ये लेंथ कितना हो जाएगा, ठीक है, ये लेंथ कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट करना है। अगर भाई साहब इस टावर से इस टावर तक आपने कोई वायर बिछाया और एकदम टाइट वायर बिछाया तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा? तो आप भाई साहब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ठीक है, इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इधर। तो लेट्स से अपन ने इसका नाम रख दिया DX, ठीक है। तो लेट्स से हम यहाँ पे बोलते हैं लेट, तो ये हो गया लेट DX बी परपेंडिकुलर टू AB। ये भाई साहब AB के परपेंडिकुलर हो गया। तो ऑब्वियसली बात हो गई भाई साहब, आपका क्या हो जाएगा? BCDX, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल BCDX। इसके हर एंगल देखो, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 हो गया, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा, सारे एंगल्स। ऑब्वियसली ये लास्ट वाला एंगल भी 90 हो जाएगा ना, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इज अ रेक्टेंगल। व्हाई? बिकॉज ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? DC और XB बराबर हो जाएगा, देयरफॉर DC इज इक्वल टू XB बाय ऑपोजिट sides of a rectangle are equal. Opposite sides of a rectangle are equal. कोई दिक्कत नहीं? ओके, तो अभी मुझे बताइए यहाँ पे AX की वैल्यू क्या हो जाएगी? AX will be equal to AB minus XB, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है बोलो? 24 मीटर्स माइनस XB की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? XB की वैल्यू अभी अभी निकालेंगे भाई साहब। यहाँ पे कितना है? हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज 8 मीटर्स ना भाई साहब, ये कितना है? हाँ, CD मतलब 8 मीटर्स, ठीक है। तो XB की वैल्यू भाई साहब, XB की वैल्यू पहले अपन को लिखना है। XB की वैल्यू हो गई CD के बराबर, दैट इज 8 मीटर्स, ठीक है। तो 8 मीटर्स, तो AX की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 16 मीटर्स। AX की वैल्यू हो गई भाई साहब 16 मीटर्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? तो इस ट्राइंगल में देखो, ये वाला वैल्यू कितना हो गया? 16 मीटर्स का, और ये कितना है? 8 √3। अभी आपको भाई साहब ये वाला निकालना है, कौन सा? AD, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई साहब? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, ठीक है। इन ट्राइंगल कौन सा? AXD आपका AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई साहब? AX का स्क्वायर प्लस XD का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम भाई साहब, है ना। AD का स्क्वायर, AX का स्क्वायर मतलब कितना हो गया बोलो? 16 मीटर का स्क्वायर, और XD का स्क्वायर भाई साहब कितना हो जाएगा? 8 √3 का स्क्वायर। आर वी गेटिंग दिस पीपल? 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 256 मीटर का स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64, 64 और √3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3, तो 16 3 जा कितना हो गया? 48, ठीक है। सो दिस विल बी 48 मीटर का स्क्वायर।
8 प्लस 6 हो गया आपका 14, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस, हाँ अच्छा 48 इंटू 3 होगा ना, सॉरी सॉरी 48 इंटू 3, तो दैट विल बी 64 इंटू 3, कितना आ रहा है ये? ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका 256 प्लस 192, 6 प्लस 7 8, 9 प्लस 5 14, 2 प्लस 1 3 1 4, 448 मीटर स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके ओके ओके, तो अब कर लो भाई साहब यहाँ पे 448, तो ये हो गया 448, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 11 जा 22, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 14 जा 2 7 जा 7 1 जा, तो भाई साहब यहाँ पे अपन 448 अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 7, ठीक है, तो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका कितना? 2 का स्क्वायर का 2 बाहर आया, 2 के स्क्वायर का 2 बाहर आया, 2 के स्क्वायर का 2 बाहर आया, और ये हो गया अंडर रूट 7, तो ये हो गया 8 अंडर रूट 7, ठीक है, दिस विल बी 8 अंडर रूट 7, दिस विल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग joining the tops of the two towers, this is going to be 8 under root 7 meters. Clear है भाई साहब? Are we clear on this one? ठीक है, बहुत बढ़िया। 8 under root 7, ठीक है, 8 under root 3 और h आ गया भाई साहब आपका 8। ओके ओके ओके, ठीक है। A spherical balloon of radius r, और का क्वेश्चन कर रहे हैं भाई साहब, चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। A spherical balloon of radius r subtends an angle of 60 degree at the eye of an observer. If the angle of elevation of its center is 45 degree from the same point, then prove that the height of the center of the balloon is under root 2 times its radius. ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे बलून उड़ रहा है, चलो उड़ने दो भाई साहब, ये बलून हो गया भाई साहब, ठीक है, ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस है भाई साहब r, ठीक है, तो लेट्स से सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, तो आपका भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, इसका मतलब हो गया ये हो गया भाई साहब आपका 60 डिग्री विद द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, ठीक है, क्लियर है? इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, तो ये आपका एक कोई आई, कोई ऑब्जर्वर है, उसके आई के साथ भाई साहब 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके,
तो लेट्स से हमने यहाँ पे रेडियस ले लिया, इसका रेडियस कितना है, ये इसका रेडियस हो गया भाई साहब, ये इसका रेडियस हो गया, है ना। ध्यान से देखो, ये रेडियस और टेंजेंट में कितना एंगल होता है भाई साहब, 90 डिग्री का एंगल होगा, ये रेडियस है, ठीक है। स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस आर, चलिए भाई साहब ये रेडियस हो गया आर, ठीक है। सबसेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और अगर हमने इसको ज्वाइन कर दिया इसके मिड से, मतलब इसके सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ये सेंटर वाला एंगल क्या है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, ये सेंटर है, इज 45 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो अगर समझ लो भाई साहब यहाँ पे अपन पॉइंट ले रहे हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया इसके सेंटर का, ठीक है, ये हो गया आपका 45 डिग्रीज, क्लियर है, ओके। फ्रॉम द सेम पॉइंट देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज अंडर रूट 2 टाइम्स द रेडियस, ठीक है। ये जो हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून है, मतलब ये हाइट, तो लेट्स से आपने इसको मान लिया h, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज अंडर रूट 2 टाइम्स द रेडियस, तो आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज अंडर रूट 2 टाइम्स द रेडियस, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। चलिए भाई साहब करना है फटाफट फटाफट। हो गया भाई साहब, डन डन डन, तिवारी जी कभी हुआ कुछ, ओके। देखो यहाँ पे अपन सर्कल का एक थ्योरम पढ़ चुके हैं, द tangents drawn from the same external point to a circle are equal in length, ठीक है। अब इसका नामकरण कर देते हैं, ये भाई साहब आपका ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है, लेट्स से ये हो गया आपका ऑब्जर्वर, ठीक है, दिस इज द ऑब्जर्वर, लेट्स से दिस इज ए, देन वी हैव बी एंड लेट्स से दिस इज सी, सेंटर डी, और ये हो गया ई, ठीक है, ओके। सो दिस इज द बलून, दिस इज द बलून, तो हमको भाई साहब यहाँ पे हाइट निकालना है, हाइट ऑफ द सेंटर, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 2r. ओके, नाउ इन ट्राइंगल्स, तो इन ट्राइंगल्स कौन कौन से भाई साहब देखो, ADC, ADC, ADC एंड AEC. ध्यान से देखना भाई साहब, ADC और AEC क्या क्या बराबर हो जाएंगे बोलो. AD विल बी इक्वल टू AE. रीजन, रीजन क्या हो जाएगा अमित, रीजन संकेत. हाँ टेंजेंट, टेंजेंट. हाँ बोल, रीजन क्या हो जाएगा. इसीलिए मैं बोल रहा हूं प्लीज, कल कल मेरे को ये चाहिए, सारे जितने भी थ्योरम्स है ना सब लिख कर लाएंगे आप. प्रीलिम्स है ना तो रहने तो भाड़ में जाए, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता. क्या ही कर लोगे प्रीलिम्स में जाकर, तुमको थ्योरम्स ही नहीं मालूम है तो, और क्या ही कर लोगे बोर्ड्स में. ये सब थ्योरम्स आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए भाई साहब. एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. तो यहाँ पे हम लिखेंगे tangents drawn, tangents drawn from the same external point, from the same external point to a circle, to a circle are equal in length. ठीक है, tangents drawn from the same external point to a circle are equal in length. तो AD और AE भाई साहब आपके बराबर हो गए, मतलब ये दोनों बराबर हो गए. और बोलो क्या बराबर है इनमें. ठीक है, C एंगल, एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल CEA. रीजन बोलो भाई साहब, रेडियस एंड tangent at point of contact are perpendicular to each other. Radius and tangent at point of contact are perpendicular to each other. क्लियर है भाई साहब. ओके, और बोलो क्या बराबर है. देखो देखो देखो, AC क्यों भाई साहब, AC कॉमन साइड है, तो AC इज इक्वल टू AC दैट इज कॉमन साइड. AC इज इक्वल टू AC दैट इज कॉमन साइड. ठीक है, ओके. तो ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये साइड. सो देयरफॉर अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल CDA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEA. रीजन यहाँ पे हो गया राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड के साथ ये दोनों बराबर हो गए. अगर ऐसा होता है तो एंगल CAD, एंगल CAD is equal to angle CAE, CAE that is equal to half of 60 degrees. तो ये हो गया आपका 30 degrees. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब. so this is basically 30 degrees, this is 30 degrees and this is also 30 degrees. क्लियर 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 भाई साहब. ओके, बताइए अब यहाँ पे कैसे इसको करेंगे. तो R की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी बोलो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R. ये 30 हो गया और ये 30 हो गया. अगर हमको इस हाइपोटेन्यूज को R के टर्म्स में लाना है तो कोई भी ट्राइंगल उठा लो, ये वाला ट्राइंगल उठा लो, चाहे तो ये वाला ट्राइंगल उठा लो, कोई भी. ठीक है, इन ट्राइंगल CEA, तो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, CEA. इन ट्राइंगल CEA अपन क्या बोल सकते हैं बोलो, R अपॉन दिस कौन सा, CA. ठीक है, R मतलब यहाँ पे CE परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज CA. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, साइन ऑफ 30 है ना, साइन ऑफ 30. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब. अच्छा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ठीक है, या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ओके, तो यहाँ पे हो गया साइन 30. अभी CE की वैल्यू कितनी है, R. CA की वैल्यू हमको नहीं मालूम. ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2. क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर. तो CA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देयरफॉर CA की वैल्यू हो गई भाई साहब 2R. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल हम. ठीक है, CA की वैल्यू हो गई भाई साहब 2R. क्लियर है भाई साहब, CA की वैल्यू हो गई 2R. क्लियर, ये CA की वैल्यू हो गई. अभी आपका भाई साहब यहाँ पे है कितना, 45 डिग्री. ध्यान से देखो, अभी हम कौन, यहाँ पे CA की वैल्यू आ गई 2R. ओके, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे अभी बोलो, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC ये वाला कितना है भाई साहब, 45 है, ये H है और ये C है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, BC
बाई ए सी, बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू साइन 45 लिख सकते हैं, बोलो साइन ऑफ 45। लेकिन यार यहाँ पे कितना है, हाँ ठीक है, ठीक है, बीसी बाई एसी, बीसी बाई एसी इज इक्वल टू साइन ऑफ 45 है कि नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो बीसी भाई साहब कितना हो गया एच, है ना, और एसी भाई साहब आपका कितना हो गया, एसी अभी अभी आपने निकाला कितना है भाई साहब 2r, एच अपॉन 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई अंडर रूट 2, क्लियर है। इसको भाई साहब मल्टीप्लाई करो तो 2r इज इक्वल टू एच इंटू अंडर रूट 2, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रूव करना था एच, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 2r बाई अंडर रूट 2, अभी 2 क्या होता है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 होता है r अपॉन अंडर रूट 2, तो ये कैंसिल, देयरफॉर h की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 2 r विच वाज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव, ठीक है। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे भाई साहब हाइट, यहाँ पे पहले हमको एक्चुअली लिखना था लेट रेडियस, तो यहाँ पे लेट रेडियस ऑफ balloon be r and height of its center from the ground be h, ठीक है, तो h is equal to 2r, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं therefore height of center of balloon from the ground is अंडर रूट 2 टाइम्स इट्स रेडियस, ठीक है, अंडर रूट 2 टाइम्स इट्स रेडियस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। ये कौन सा, अच्छा ये वाला है ना वैसे, अंडर रूट 2 आर, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट फटाफट क्विक क्विक। A chord of a circle of radius 14 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center, तो आपका भाई साहब ये हो गया सर्कल, ठीक है, और ये कोई कॉर्ड हो गया लेट्स से, तो दिस इज बेसिकली अ कॉर्ड, और ये भाई साहब सेंटर पे कितना एंगल सबसेंड कर रहा है 60 डिग्री का, ठीक है, तो अपन इसको ऐसे ले लेते हैं। ओ ए और ये बी, ये कॉर्ड भाई साहब कितना एंगल सबसेंड कर रहा है 60 डिग्री का एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, माइनर सेगमेंट का भाई साहब एरिया आपको निकालना है, माइनर सेगमेंट कौन सा हो जाएगा ए ओ बी, वो सेक्टर है सेगमेंट नहीं है, सेगमेंट कौन सा होगा, कहां क्या है बी बता, लाइन के नीचे वाला, तो दिस इज बेसिकली द माइनर सेगमेंट, ठीक है, बाकी का भाई साहब मेजर सेगमेंट है, सेक्टर नहीं है सेगमेंट है भाई साहब, ठीक है, इसका एरिया निकालना है आपको, कैसे निकालेंगे भाई साहब फटाफट बताइए, अरे बोला बोला जल्दी से, कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, ठीक है, तो आपका भाई साहब ये 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों हो जाएगा बोलो, हाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों होगा, देखो इनको देखो जरा भाई साहब, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों होगा, ये दोनों साइड आपके बराबर, अगर ये दोनों साइड बराबर तो मतलब एंगल बराबर, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बाय रेडियाई ऑफ सेम सर्कल बीइंग रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, वाई हम इसको लिखेंगे भाई साहब आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल या अपन लिख सकते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स,
एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज बाय सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओ ए बी की वैल्यू नहीं मालूम, ओ बी ए की वैल्यू नहीं मालूम, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो ये हो गया कितना आपका 120 डिग्रीज, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी। सो देयरफॉर एंगल ओ ए बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 60 डिग्रीज, और ये किसके बराबर होगा, एंगल ओ बी ए के बराबर, ठीक है। तो ये 60, ये 60 और ये वाला भी भाई साहब आपका 60, तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल एरिया, एरिया कितना होता है भाई साहब, √3/4 ए का स्क्वायर विच इज साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, ए मतलब साइड यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 दिया हुआ है, देखो 14 सेंटीमीटर इंटू 14 का भाई साहब स्क्वायर, सो ये हो जाएगा आपका √3/4 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 7 7 जा 49, 49 √3, ये वाला भाई साहब हो गया एरिया, ठीक है। तो अभी आपको भाई साहब अगर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे आप, इस सेक्टर के एरिया से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो, सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है भाई साहब, देखो पूरे ट्राइंगल, पूरा सर्कल का एरिया कितना है, पूरा सर्कल का डिग्रीज कितना है 360, और भाई साहब पूरे सर्कल का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, तो अगर 1 डिग्री का एरिया निकालेंगे तो वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर बाई 360, तो अगर मुझे 60 डिग्री का एरिया निकालना है तो वो कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 60 डिग्री का एरिया कितना हो जाएगा, दिस विल बी इंटू 60 इंटू पाई आर स्क्वायर, 60 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360, ठीक है। ये कैंसिल, ये हो गया आपका 6, तो ये हो गया आपका कितना पाई आर स्क्वायर बाई 6, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 6। अभी यहाँ पे भाई साहब 22, चलिए तो 22/7 आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू 14 अपॉन भाई साहब 6, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, कितना आ गया भाई साहब यहाँ पे, दिस विल बी 22 इंटू 14, कितना आ रहा है 22 इंटू 14, हाँ 308/3, ठीक है। ये आ गया किसका, सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, देयरफॉर एरिया ऑफ द सेगमेंट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू कितना है भाई साहब आपका, सेक्टर का एरिया आ रहा है 308/3 और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है भाई साहब 49 √3, ठीक है। तो कर लो भाई साहब इसका 3, ये हो जाएगा आपका 308 माइनस 49 इंटू 3 कितना होता है 9 3 जा 27, 4 3 जा 12, 13 14, 147, 147 √3, यहाँ पे भाई साहब √3 की वैल्यू 308 माइनस 147 इंटू 1.73 कितना आ रहा है भाई साहब, जल्दी बताओ 3, फटाफट 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 70, 17.89 नहीं, 147 इंटू 1.73 ना, तो 147 से ज्यादा ही, अच्छा पूरा कितना है, इसको 3 से डिवाइड करने के बाद तो ये आ जाएगा आपका 17.89, ठीक है, मीटर स्क्वायर या जो भी है इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया, कह रहा है भाई साहब, ठीक है। नहीं यार इतना है इसका, हाँ 17.89, ठीक है। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, अच्छा एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट कितना आ जाएगा, सॉरी एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट भी था क्या इसमें, 17.89 मतलब 17.9 आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर से आप इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया है, उसमें से भाई आप उतना माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो आपका मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 3:4, फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म ऑफ द एपी। चलो भाई साहब इसका तो करना ही पड़ेगा।
कितने सवाल होते हैं? 37 ना। 35th में अपन है, तो 2.5 घंटे में 30, उस दिन कुछ किया था अपन ने आज, 2.5 घंटे में ऑलमोस्ट पेपर आपका खत्म होने का है। मैं तो यहाँ पे और वाले सवाल भी कर रहा हूँ, और वाले सवाल आपके भाई साहब नहीं करने हैं, ठीक है। तो अगर हम और वाले सवाल को लेकर अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे में पेपर को खत्म कर सकते हैं समझाते हुए, तो आप कम से कम आप समझ के चलिए कि अगर आपको आता रहेगा ना, तो 1.25 घंटे में आपका पेपर खत्म होना चाहिए। ट्राई एंड फिनिश ऑफ योर पेपर, जल्दी में मत रहिए, लेकिन इट शुड नॉट बी कंज्यूमिंग दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। क्या ही स्टेट बोर्ड, क्या ही आपका सीबीएसई, दोनों भी हम पेपर सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पे, एंड यू आर गेटिंग अ बफर टाइम। बफर टाइम अगर आपका नहीं बच रहा है ना, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। या तो आपको स्ट्रैटेजी नहीं आती है, या तो आपको नॉलेज में गैप है, और अक्सर नॉलेज में गैप की वजह से आपका पेपर लेंथ होता है। वरना आप देख रहे हो वैसे मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे और क्वेश्चंस भी ले रहा हूँ और आपको समझा भी रहा हूँ, तो उसमें मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा है। ये आपके 37 सवाल आते हैं, वी आर ऑन द 35 सवाल होना चाहिए आपका, ठीक है। और इसमें क्यों नहीं टाइम, और अगर टाइम जा भी रहा है आपके लास्ट मिनट तक भी लिखे, तो मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? द रेशियो ऑफ द 11th टर्म, तो T11 का क्या हो जाएगा भाई साहब? A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? A प्लस 10D, ठीक है, ये हो गया T11। और भाई साहब क्या है? T17, यहाँ पे भाई साहब A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना हो गया भाई साहब? A प्लस 16D, ठीक है, ये हो गया T17, ठीक है। ओके, लेट हम यहाँ पे लिख देते हैं A be the first term, let A be the first term and D the common difference, the common difference। तो आपका भाई साहब रेशियो ऑफ द 11th टर्म T11 by T17, ये भाई साहब कितना हो जाएगा? A plus 10D अपॉन A plus 16D। दिस रेशियो इज इक्वल टू कितना है भाई साहब? 3:4। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो ये हो जाएगा 4A plus 40D, ये हो गया आपका 3A plus 16 3 42D, ठीक है। तो यहाँ पे 4A माइनस 3 है, ये कितना हो गया? A। 40 माइनस 42 माइनस 2D इज इक्वल टू 0। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म ऑफ द सेम AP। तो A की वैल्यू भाई साहब किसके बराबर हो गई? 2D के बराबर हो गई। क्या क्या क्या? हाँ 48 ना, चलिए 48, 48 माइनस 40 माइनस 48 तो माइनस 8, तो A की वैल्यू कितनी के बराबर हो गई? 8D के बराबर, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे 5th टर्म टू 21st टर्म रेशियो पूछा है। 5th टर्म भाई साहब कितना हो जाएगा? 5th टर्म फटाफट से बताइए भाई साहब। T5 अपॉन T21 दैट विल बी इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 5D, और यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका A प्लस 20D। A की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 8D, तो 8D प्लस 5D अपॉन 8D प्लस 20D, तो दिस विल बी 13D अपॉन 28D। तो ये आपका रेशियो हो जाएगा 13:28। क्या ये समझ में आ रहा है? अरे यार 4 तो ये हो गया 8D प्लस 4, तो ये हो गया 12, तो यहाँ पे हो गया 4 3 12, 4 7 28, तो ये रेशियो हो जाएगा आपका 3/7, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू दैट ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स, ठीक है। सम क्या हो जाएगा भाई साहब? सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, तो भाई साहब सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स अपॉन सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स, तो n/2 मतलब आपका हो गया भाई साहब क्या? 5/2 इंटू 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है भाई साहब, अपॉन 21/2 2a प्लस 21 माइनस 1 अपॉन डी। क्या ये समझ में आ रहा है? ये और ये हो गया आपका कैंसिल, ये हो गया 5/21, अंदर क्या बचा बोलो? दिस विल बी 2a प्लस 4d, और ये बचा भाई साहब 2a प्लस 20d, ठीक है। ये हो गया आपका 5/21, ये हो गया 2, और इधर भी नीचे भी 2, तो यहाँ पे आ गया आपका a प्लस 2d, और इधर आ गया आपका a प्लस 10d, ठीक है। ये 2 और 2 भाई साहब कैंसिल हो गया, ये हो गया 5/21, a की जगह पे 8d प्लस 2d अपॉन 8d प्लस 10d, तो दिस विल बी हाउ मच? 5/21, 8 प्लस 2 हो गया आपका 10d, और ये हो गया आपका 18d, ठीक है। डी कैंसिल, 2 5 10, 2 9 18, तो ये हो गया 5 इंटू 5 दैट इज 25, 9 1 9, 2 9 18। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, आज के लिए